औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब खैर खैरियत से होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमारा प्रेसिडेंट क्या होता है। हमने एक पूरा प्रेसिडेंट का एक ओवरव्यू भी दिया था लेक्चर के एंड में। इस लेक्चर में हम डायरेक्ट लेजिस्लेशन से स्टार्ट करेंगे। लेजिस्लेशन क्योंकि एक थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है और हमें इस लेक्चर में इसको कवर करना है। हमने एक ओवरव्यू ले लिया था कि प्रेसिडेंट और लेजिस्लेशन के बीच में फ़र्क क्या है, प्रेसिडेंट कहाँ से ड्राइव होता है, लेजिस्लेशन कहाँ से ड्राइव होता है। आज हम कूदेंगे लेजिस्लेशन की दुनिया में, उसकी डेप्थ्स को जानेंगे। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है, कितनी टाइप्स की लेजिस्लेशन होती है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर क्या होता है एक लॉ बनाने का, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, बड़ी इसकी एक लंबी सी हम इंशाल्लाह आज एक गुफ्तगू करेंगे। तो इंशाल्लाह शुरुआत करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेजिस्लेशन से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, क्या कह रहा है? द सेकंड मेजर सोर्स ऑफ लॉ, फर्स्ट मेजर क्या थी? प्रेसिडेंट इज लेजिस्लेशन। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्टैच्यू लॉ। स्टैच्यू लॉ के हमने बारे में क्या पढ़ा था? वो लॉ जो पार्लियामेंट बनाता है एंड मे टेक द फॉर्म ऑफ एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट एंड और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अंडर द एक्ट्स। टाइप्स ऑफ लेजिस्लेशन, कितनी टाइप्स की लेजिस्लेशन है? इन एडिशन टू मेकिंग अ न्यू लॉ और एन ऑल्टरिंग एग्जिस्टिंग लॉ, नया लॉ बनाना या पुराने लॉ में ही जो एग्जिस्ट करता है उसके अंदर कोई चेंज करना, ऑल्टरिंग, चेंज। ठीक है। Existing law, Parliament may make the law clearer by passing a codifying statute, putting case law on a statutory basis such as Sales of Goods Act। अच्छा जी, एक जब क्या कहते हैं पार्लियामेंट को कोई नया लॉ बनाना होता है या पुराने लॉ में कोई एग्जिस्टिंग लॉ में कोई चेंज लाना होता है तो वो उस लॉ को मजीद क्लियर करता है और एक स्टैच्यू लॉ पास करता है जो कि जो आपके केस लॉ होते हैं उसको पीछे रख के अब उसके ऊपर एक्ट करता है और उसके बाद उस लॉ को जो पार्लियामेंट आपका इश्यू करता है, जो पार्लियामेंट आपका बनाता है, उस लॉ को आप केस लॉ से ऊपर रखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस लोगों ने एग्जांपल दी हुई है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1977। सेल ऑफ गुड्स के केसेस में आज तक के तमाम जितने भी प्रेसिडेंट चलते हुए आ रहे हैं उसके वो सब फ्लॉप हो जाएंगे उस दिन। वो सब फ्लॉप हो गए थे उस दिन जिस दिन सेल ऑफ गुड एक्ट 1979 आ गया। पार्लियामेंट ने क्या किया? पार्लियामेंट ने उन तमाम केसेस को स्टडी किया, पार्लियामेंट ने उन तमाम डिसीजंस को स्टडी किया, पार्लियामेंट ने उन तमाम लॉज को स्टडी किया और उसको मज़ीद रिफ़ाइन कर दिया और उसको क्लियर कर दिया और उन्होंने एक बनाया एक्ट। पार्लियामेंट बनाता है एक्ट जो कि इन तमाम डिसीजन, इन तमाम केसेस के ऊपर हावी पड़ गया और ये एक्ट आपका फॉलो होने लग गया। वो सारे केसेस को स्टडी करके उसने क्लियर किया अब से जो डीलिंग होगी, अब से जो सेल्स ऑफ गुड्स होंगे वो इस एक्ट के थ्रू ही होंगे। उसके अंदर सारे लॉज इस एक्ट के थ्रू फॉलो किए जाएंगे। इट में ऑल्सो पास अ कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट्स दैट इनकॉर्पोरेट एन ओरिजिनल स्टैच्यू एंड इट्स सक्सेसिव अमेंडमेंट्स इनटू अ सिंगल पीस ऑफ लेजिस्लेशन सच एज एम्प्लॉयमेंट राइट्स एक्ट 1996 और द कंपनीज एक्ट 2006। क्या कहना चाह रहा है कि वो ये भी कर सकता है कि वो कुछ एक्ट्स को वो कंसोलिडेट कर दे। कंसोलिडेट का मतलब बताएं। कंसोलिडेट का मतलब वो कंबाइन कर दे। किसे कंबाइन करने की बात हो रही है? स्टैच्यूज दैट इनकॉर्पोरेट एन ओरिजिनल स्टैच्यू। सही है। एन इज सक्सेस मतलब किसी ओरिजिनल लॉ और उसके बाद में आने वाली उसकी अमेंडमेंट्स का मतलब होता है चेंजेस। एक लॉ और उसके बाद में आने वाली तमाम अमेंडमेंट्स को हम मिला के एक एक्ट बना दे, एक ही स्टैच्यू लॉ हम बना देते हैं। लेजिस्लेशन का ये भी काम होता है इस तरीके से। एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है? एग्जाम्पल में हमें कहा हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट राइट्स एक्ट के साथ भी ये हुआ था और कंपनीज एक्ट कि उसके बाद जितनी भी चेंजेस आ रही थी, जो कंपनीज एक्ट 2006 के बनाने के बाद उसके बाद जितनी भी चेंजेस आ रही थी वो सारी इस पुराने एक्ट के अंदर ही जाके कंसोलिडेट, मर्ज, कंबाइन होती जा रही थी। उसके बाद फिर कह रहा है लेजिस्लेशन कैन आल्सो बी कैटेगराइज्ड इन द फॉलोइंग। अब ये कैटेगरीज बता रहे। पब्लिक एक्ट्स, लेजिस्लेशन दैट अफेक्ट्स द जनरल पब्लिक। पब्लिक एक्ट्स बनाती है लेजिस्लेशन जो कि किसे अफेक्ट करती है? सिर्फ जनरल पब्लिक को करती है। प्राइवेट एक्ट्स नाम में ही है, लेजिस्लेशन दैट अफेक्ट्स स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप, कुछ स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप। अब जैसे कंपनीज एक्ट है,
क्या कंपनीज एक्ट एक इंसान के ऊपर अप्लाई होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके नाम में है वो कंपनीज एक्ट है, वो कंपनीज एक्ट है। कंपनीज एक्ट एक ह्यूमन के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कंपनीज एक्ट एक ह्यूमन के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता, कंपनीज एक्ट एक ह्यूमन के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। वो एक प्राइवेट लॉ है, वो एक प्राइवेट एक्ट है, वो एक प्राइवेट लॉ है, ठीक है, जो वो स्पेसिफिकली कंपनीज के लिए, वो स्पेसिफिकली कंपनीज के लिए, वो ह्यूमंस के ऊपर या बाकी किसी के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। पब्लिक एक्ट जो जनरल पब्लिक सबके ऊपर अप्लाई हो सकता है, जनरल पब्लिक के ऊपर अप्लाई हो सकता है, सारे इंसानों के ऊपर अप्लाई हो सकता है। तीसरा क्या है? तीसरा क्या कह रहा है? इनेबलिंग लेजिस्लेशन दैट एम्पावर्स अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल और अ बॉडी टू प्रोड्यूस द डिटेल रिक्वायर्ड बाय अ पेरेंट एक्ट। अब क्या कह रहा है कि इस भी तरह की लेजिस्लेशंस होती हैं जो किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल को एम्पावर करे, किसी स्पेसिफिक ग्रुप को, किसी स्पेसिफिक बॉडी को, इधर इट कैन बी अ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, इधर इट कैन बी अ कंपनी, इधर इट कैन बी एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इधर इट कैन बी अ सिंगल इंडिविजुअल एज वेल, जिसको एम्पावर करने के लिए, जिसको मोटिवेट करने के लिए एक लेजिस्लेशन बनाया जाए और टू प्रोड्यूस द डिटेल रिक्वायर्ड बाय अ पेरेंट एक्ट। कि अगर कोई बड़ा एक्ट है, फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट है, ये पेरेंट एक्ट है। कंपनीज एक्ट के नीचे अगर उन्होंने एक एक्ट बना दिया शेयर कैपिटल एक्ट, तो वो बनेगा, वो शेयर कैपिटल एक्ट किस लिए बना है? वो कंपनीज एक्ट को वो कंपनीज को एम्पावर करने के लिए बना है। और वो कंपनीज एक्ट के अंदर जो शेयर कैपिटल का जो पार्ट है उसको मजीद डिटेल में बताने के लिए, वो शेयर कैपिटल का जो पार्ट है उसको मजीद डिटेल में बताने के लिए वो एक एक्ट बना दे। अगर शेयर कैपिटल एक्ट अगर वो बना दे तो ये आपका क्या बनेगा? ये आपकी ये एग्जांपल आ गई कि इस तरह की भी लेजिस्लेशन बनाई जा सकती है जो किसी पेरेंट एक्ट को सपोर्ट करने के लिए, पेरेंट एक्ट की डिटेल बताने के लिए बनाई गई हो। कंपनीज एक्ट आपका पेरेंट एक्ट था, उसकी डिटेल बताने के लिए हमने शेयर कैपिटल एक्ट बनाया। आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स। अब ये आपको पता चल गया कि लेजिस्लेशन क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, किस किस तरह की होती है, क्या होती है पब्लिक एक्ट, प्राइवेट एक्ट और ऐसी लेजिस्लेशन जो पेरेंट एक्ट को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई हो। आपको समझ आ गया? समझ आया। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि बनता कैसे। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर क्या है? अ प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन कैन बी ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट, अ बैक बेंच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अ पेयर। क्या कह रहा है कि जो प्रपोजल है कि हाँ, प्रपोजल का मतलब ख्वाहिश है। ये ख्वाहिश कौन जाहिर करेगा? ये ख्वाहिश कौन जाहिर कर सकता है? ये गवर्नमेंट भी कर सकता है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कर सकता है, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या कोई स्पेसिफिक इंडिविजुअल भी कर सकता है। अगर हम इस एमपी को, अगर आप इस एमपी को किसी ऐसी जगह पे लिख दें कि हमें पढ़ने में बाद में मजा आए, तो हम लिख देते हैं एमपी इज इक्वल्स टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सर आप इतनी अच्छी राइटिंग हर बार क्यों नहीं कर सकते? आपकी कभी कभार राइटिंग इधर उधर क्यों निकल जाती है? क्योंकि बेटा क्या करूं, कभी कभार जोश में इधर उधर निकल जाता हूं, तो राइटिंग के ऊपर ज्यादा ग्रिप नहीं रहती। वैसे मैं अच्छा लिख सकता हूं। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि 3 बंदे एक प्रपोजल जाहिर कर सकते हैं, या तो गवर्नमेंट, या तो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या तो कोई इंडिविजुअल। गवर्नमेंट बिल में बी एड इन पब्लिक इन अ गवर्नमेंट ग्रीन और व्हाइट पेपर। अच्छा जी, गवर्नमेंट का अगर कोई बिल है, गवर्नमेंट का कोई लॉ है, तो वो पेपर 2 किस्म के पेपर्स में पब्लिक में जा सकता है। या तो वो ग्रीन पेपर में जाएगा, या तो वो व्हाइट पेपर में जाएगा। अ गवर्नमेंट बिल में बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉज। ये 2 हाउसेज है जिनके अंदर ये बिल रिप्रेजेंट होगा, जिनके अंदर ये बिल इंट्रोड्यूस होगा, जिनके अंदर ये प्रपोजल रखा जाएगा कि हमें इस तरह का बिल बनाना है। वो 2 हाउस कौन से? एक हाउस ऑफ कॉमन्स है, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। क्या है? पढ़ते हैं। व्हेन इट हैज पास थ्रू वन हाउस इट मस्ट बी देन गो थ्रू द सेम। जैसे हमारे यहाँ पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पार्लियामेंट 2 हिस्सों में टूटा हुआ है। एक आपका अपर हाउस, एक आपका लोअर हाउस, एक आपकी नेशनल असेंबली, एक आपकी सेनेट होती है। इसी तरीके से चूंकि हम यूके लॉ पढ़े और यूके वाले अभी तक के अपनी गेम ऑफ थ्रोन्स फैंटेसी से बाहर नहीं निकले, तो उनको वो इस तरह के नाम यूज करते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। सही है, ये इसी तरह के अपर और लोअर हाउस का ब्रेकेज है। व्हेन इट इज पास थ्रू वन हाउस इट मस्ट गो थ्रू द सेम स्टेजेस इन द अदर हाउस। अच्छा, एक हाउस के अंदर इंट्रोड्यूस कराया,
स्टेजेस के थ्रू गुजरेगा। जब उससे गुजर गया तो फिर दूसरा हाउस के अंदर जाएगा, फिर वो सेम स्टेजेस से उस दूसरा हाउस में भी गुजरेगा। क्या स्टेजेस है? इन ईच हाउस हर हाउस के अंदर द सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ डीलिंग विद द बिल आर एज फॉलोज। एक के बाद एक जो स्टेजेस है जो डील के साथ, जो बिल के साथ डील करता है, वो ये है। स्टेज नंबर 1, ये जहन में रख रहे हैं, ये हम अभी पढ़ेंगे और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हमें सारी जिंदगी ये स्टेजेस याद रहेंगे। स्टेज नंबर 1, फर्स्ट स्टेज है, पहला स्टेज है, पहली बार रीड करेंगे, पब्लिकेशन एंड इंट्रोडक्शन इनटू द एजेंडा नोट डिबेट। सिर्फ बात करेंगे, सिर्फ पहली दफा पढ़ेंगे, बिल में लिखा गया, कोई बहस नहीं होगी। क्या इसका मेन पॉइंट है? कोई बहस नहीं होगी और फर्स्ट टाइम रीड करेंगे। आगे बढ़ते सेकंड स्टेज पे, स्टेज नंबर 2, सेकंड रीडिंग। दूसरा स्टेज, दूसरी बार रीड करेंगे। क्या? डिबेट ऑन द जनरल मेरिट्स ऑफ द बिल, नो अमेंडमेंट्स एट दिस स्टेज। हम जो जनरल बातें हैं, जो जनरल फायदे हैं, मेरिट्स एडवांटेजेस, मेरिट्स एडवांटेजेस, मेरिट्स एडवांटेजेस, हम बिल के जनरल मेरिट्स के ऊपर बात करेंगे, जनरल एडवांटेजेस के ऊपर बात करेंगे, जनरल मेरिट्स के ऊपर बात करेंगे, बट इसमें कोई इस वक्त कोई अमेंडमेंट्स नहीं आएंगी, कोई चेंज नहीं आएगा। पहला स्टेज क्या था? पहली बार रीड किया था, कोई बहस नहीं की, चुपचाप एक बंदा रीड कर रहा है, सब सुन रहा है। दूसरा स्टेज, दूसरी बार रीड किया, जो उसके अंदर जो एडवांटेजेस लिखे हैं वो एक एक करके पढ़ना शुरू किए, सही है, और उसके ऊपर हल्की 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 बहस स्टार्ट हो गई। तीसरा स्टेज, मामला आहिस्ता सा गर्म हो रहे हैं। तीसरा स्टेज, कमिटी स्टेज, द बिल इज एग्जामिन्ड बाय अ स्टैंडिंग कमिटी ऑफ अबाउट 20 members, standing committee of about 20 members representing the main parties and including some members at least who specialize in the relevant subject। सही है। अब इस पे क्या कह रहा है? आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आते हैं। इफ द बिल इज वेरी इंपॉर्टेंट, all or part of the committee stage may be taken by the house as a whole sitting as a committee। अच्छा जी, क्या कह रहा है? कह रहा है कमेटी स्टेज आ गया। पहला स्टेज में हमने रीडिंग की, दूसरी में रीडिंग की, अब रीडिंग करके थक गए, अब कमेटी बनाई। कमेटी क्या करेगी? कमेटी एग्जामिन करेगी उस बिल को। कमेटी में कितने बंदे होंगे? 20 बंदे होंगे। क्या नाम है उसका? कमेटी का नाम होगा, कमेटी का नाम होगा स्टैंडिंग कमेटी। कितने बंदे होंगे स्टैंडिंग कमेटी के अंदर? स्टैंडिंग कमेटी के अंदर आपके होंगे 20 मेंबर। कितने? 20 मेंबर्स होंगे आपके, किसके अंदर? स्टैंडिंग कमेटी के अंदर। अच्छा जी, आगे बढ़ते, क्या कह रहा है? रिप्रेजेंटिंग द मेन पार्टीज एंड इंक्लूडिंग सम मेंबर्स एटलीस्ट जो स्पेशलाइज इन रेलेवेंट सब्जेक्ट। अब इन मेंबर्स की क्लासिफिकेशन बता रहा है, इसके अंदर कौन होगा? कह रहा है सबसे पहले तो मेन पार्टीज होंगी। मेन पार्टीज कौन? मतलब जिन मेन पार्टीज वो मेन पार्टीज कौन होंगी? हु रिप्रेजेंट, हु इंट्रोड्यूस्ड द बिल। ये लोग बिल आगे लाए, इन लोगों को बिल अप्रूव करवाना था, तो ये मेन पार्टीज है। कुछ तो ये होंगे, और कुछ कौन होंगे? कुछ होंगे स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल्स। यही कह रहा है, ये कह रहा है स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल्स होंगे। तो ये दो किस्म में टूट गए। एक तो वो जिन्होंने बिल इंट्रोड्यूस कराया, जिनका मकसद है, जिनका कुछ लगा बंदा है इस बिल से, सही है, जिनका कुछ लगा बंदा है, जिन्होंने ये बिल, जिनका मकसद है बिल अप्रूव हो जाए। दूसरे कौन होंगे? जो जिस फील्ड का बिल है, उस पर स्पेशल। फॉर एग्जांपल, अगर क्रिप्टो का कोई बिल है, तो क्रिप्टो की लेजिस्लेशन, अगर क्रिप्टो का हमें बिल पास करवाना है, क्रिप्टो ट्रेडिंग अलाउ हो जाए पाकिस्तान में, तो उसमें फ्रंट रो पे कौन खड़ा होगा? वकार जगह खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा कंसर्न उसका है। उसके बाद हमें कुछ बंदे ऐसे भी चाहिए होंगे, कुछ बंदे शरिया के होंगे जो उसके ऊपर शरिया इंप्लीकेशन कर पाएंगे, कुछ बंदे आईटी से होंगे जो उसके ऊपर आईटी इंप्लीकेशन कर पाएंगे, कुछ बंदे डेटा प्रोटेक्शन से होंगे जो इस चीज का ख्याल रख पाएंगे कि इससे कोई साइबर सिक्योरिटी जैसे मसाइल तो पैदा नहीं हो सकते, और कुछ बंदे इस रेलेवेंट फील्ड से होंगे जो कि इस बारे में जानते होंगे क्रिप्टो ट्रेडिंग है क्या। तो ये बंदों की एक पूरी जमात होगी जो कि जिसको लीड करेंगे वकार जगा भाई, और ये बंदों की जमात आपकी स्टैंडिंग कमेटी कहलाएगी। अच्छा जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कह रहा है if the bill is very important, अगर बिल बहुत जरूरी है, all or part of the committee stage may be taken by the house as a whole sitting as a committee। कह रहा है कि अगर ये बिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वहां पे जितने भी कमेटी के बंदे बैठे होंगे उन सबको क्या कहते हैं? एज अ सिंगल कमेटी समझा जाएगा। वहां पे जितने बंदे होंगे उन सबको कमेटी समझा जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं स्टेज नंबर 4 पे, रिपोर्ट स्टेज। रिपोर्ट स्टेज में कह रहा है द बिल एज अमेंडेड इन कमेटी इज रिपोर्टेड टू द फुल हाउस फॉर अप्रूवल। कह रहा है रिपोर्ट स्टेज, अच्छा हमने पहला क्या पढ़ा, पहले रीडिंग हुई, फिर रीडिंग में हल्की हल्की बहस हुई, उसके बाद इन दोनों पहली रीडिंग और दूसरी रीडिंग के बाद हम आ गए कमेटी स्टेज पे जिसमें कमेटी ने एग्जामिन किया। तीसरा हमारे पास आता है रिपोर्ट स्टेज। द बिल एज अमेंडेड इन कमेटी इज रिपोर्टेड टू द फुल हाउस फॉर अप्रूवल। अब कमेटी ने एग्जामिन करने के बाद कुछ चेंजेस की उसके अंदर जो उनको लगा सही है, और उसके बाद उन्होंने वो भेज दी फुल हाउस के अंदर, पूरे हाउस के अंदर अप्रूवल के लिए। ठीक हो गया, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। पहले सिर्फ रीडिंग होगी, फिर मैरिट्स की रीडिंग होगी, उससे बहस होगी, कोई चेंजेस नहीं होंगे। फिर कमेटी बनाई जाएगी 20 बंदों की, जिसमें कुछ मेन पार्टीज होंगी, कुछ स्पेशलाइज्ड बंदे होंगे, और फिर वो उसको एग्जामिन करके उसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे। फिर आता है रिपोर्ट स्टेज। जब वो रिपोर्ट तैयार हो जाएगी चेंजेस के साथ, वो पूरे पार्लियामेंट में फैला देंगे कि अब इसे अप्रूव करके दो। फिर क्या होगा, थर्ड रीडिंग, फाइनल रीडिंग, चेंजेस हो गई, पहले बगैर चेंजेस की 2 रीडिंग या फाइनल रीडिंग, तो दिस इज द फाइनल अप्रूवल। अब ये थर्ड रीडिंग के बाद इंशाल्लाह आपका ये बिल अप्रूव हो जाएगा। व्हेन इट इज पास थ्रू बोथ हाउसेस, जब ये दोनों हाउसेस से पास हो जाता है, इट इज सबमिटेड फॉर द रॉयल एसेंट व्हिच इज गिवन ऑन द क्वींस बिहाफ बाय अ कमेटी ऑफ लॉर्ड चांसलर एंड 2 अदर पेयर्स। क्या कह रहा है, कह ये रहा है कि जब ये दोनों हाउसेस से पास हो जाता है, फिर ये बिल जाता है रॉयल एसेंट के पास। रॉयल एसेंट के लिए, रॉयल एसेंट का क्या मतलब, अप्रूवल के लिए। एक इंतहाई सोफिस्टिकेटेड और ये सादा खुशबू भी नहीं, ये इंतहाई जाफरानी वर्ड है फॉर अप्रूवल। सही है, अप्रूवल इशू होने के लिए। अब ये बिल पास होने जा रहा है, ये बिल रॉयल एसेंट होने जा रहा है। इस बिल को एक रॉयल तड़का लगने वाला है। ये बिल अब रॉयल पहचान में आने वाला है, तो इसका नाम, इसको कह दिया रॉयल एसेंट। ये उसके लिए जाएगा क्वीन के बिहाफ पे लॉर्ड चांसलर, क्वीन के बिहाफ पे। देखिए क्वीन के बिहाफ पे, क्वीन ने उनको डेलीगेट किया हुआ है कि लॉर्ड चांसलर उसके 2 बंदों को कि आप इसको अप्रूव करते हैं। इट देन बिकम्स एन एक्ट of parliament statute, but it does not come into operation until a commencement date is notified by the statutory instrument। अप्रूव होने के बाद भी वो अप्लाई होना नहीं शुरू हो जाएगा। अप्लाई वो कब होगा, उस कमेंसमेंट डेट पे होगा जो उस स्टैच्यूटरी इंस्ट्रूमेंट जो उस बिल के अंदर मेंशन होगी, वो उस कमेंसमेंट डेट के ऊपर ही अप्लाई होगा, वो उस कमेंसमेंट डेट के ऊपर ही शुरू होगा, अप्लाई होना शुरू होगा। ठीक है जी, ये हमने पढ़ लिया। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। 5 स्टेजेस है। पहला स्टेज, पहली रीडिंग, सिर्फ रीडिंग होगी, कोई बहस नहीं। दूसरा स्टेज, दूसरी रीडिंग, एडमेरिट्स के वो डिस्कस करेंगे और थोड़ी हल्की फुल्की बहस करेंगे, बट कोई चेंजेस नहीं होगी। तीसरा स्टेज, कमेटी बनाएंगे 20 बंदों की, मेन पार्टीज होंगी और स्पेशलाइज पार्टीज होंगी। वो मेन पार्टी और स्पेशलाइज पार्टीज मिलके वो 20 बंदों की कमेटी उसको एग्जामिन करेगी, बिल को उसके अंदर चेंजेस करेगी। चौथा स्टेप, उस चेंजेस वाले बिल को जो रिपोर्ट करेगी बाकी पूरे पार्लियामेंट को, जो कि अप्रूवल के लिए कंसिडर करेंगे। 5वां स्टेप, थर्ड रीडिंग, जिसपे फाइनली वो अप्रूव हो जाएगा। और उसके बाद फिर वो जाएगा रॉयल एसेंट के लिए, जहां क्वीन के बिहाफ पे लॉर्ड चांसलर उसके 2 बंदे मिलकर अप्रूव करेंगे। बट वो अप्लाई होना शुरू हो जाएगा नहीं। वो अप्लाई होना कब शुरू होगा, वो अपनी उस कमेंसमेंट डेट के ऊपर अप्लाई होना शुरू होगा जो कमेंसमेंट डेट उस स्टैच्यूटरी इंस्ट्रूमेंट में मेंशन्ड है। आगे बढ़ते हैं। Advantages and disadvantages of statute law. Statute law has the following advantages and disadvantages. Advantages: the House of Commons is elected at intervals for not more than 5 years. Hence, the law making process theoretically responsive to public opinion. सोचे क्या कह रहा है, क्या ये रहा है, 2 हाउसेस होते हैं, उसमें से एक हाउस की बात कर रहा है ये, हाउस ऑफ कॉमन्स। क्या ये रहा है कि हाउस ऑफ कॉमन्स एवरी 5 ईयर, हर 5 साल के बाद री इलेक्ट होती है। कह रहा है कि हाउस ऑफ कॉमन हर 5 साल के बाद आफ्टर एवरी 5 ईयर्स ये री इलेक्ट होती है। क्या होती है, री इलेक्ट होती है। क्या होती है, ये री इलेक्ट होती है। तो टेक्निकली स्पीकिंग कहना ये चाह रहा है कि टेक्निकली स्पीकिंग कि इसको इलेक्ट कौन करता है, इसको इलेक्ट करता है जनरल पब्लिक। तो कहना ये चाह रहा है कि थ्योरेटिकली, टेक्निकली, लॉजिकली जनरल पब्लिक हाउस ऑफ कॉमन्स को बना रही है। हाउस ऑफ कॉमन्स क्या कर रही है, हाउस ऑफ कॉमन्स कर रही है अप्रूव
लेजिस्लेशन, हाउस ऑफ कॉमन्स ही लेजिस्लेशन को अप्रूव कर रही है, तो टेक्निकली स्पीकिंग कि इस पूरा प्रोसेस का जो मेन खिलाड़ी है वो तो जनरल पब्लिक भी, क्योंकि जनरल पब्लिक ला रही है हाउस ऑफ कॉमन्स को, हाउस ऑफ कॉमन्स अप्रूव कर रही है लेजिस्लेशन को, तो इनडायरेक्टली देखा जाए, थ्योरेटिकली देखा जाए तो इसमें हाथ तो जनरल पब्लिक का है। तो यही ये कहना चाह रहा है कि भाई पब्लिक ओपिनियन भी रिस्पॉन्सिव है, मतलब कि ये इसमें इसके अंदर पब्लिक, अब जैसे कोर्ट के अंदर अगर कोई प्रेसिडेंट बन रहा है उसमें पब्लिक का कोई ओपिनियन ही नहीं है। पब्लिक को जज को जाके क्या बोलेगी कि आप ये डिसीजन गलत ले रहे हैं, आप ये ना लें, वो जज चमाट मारेगा, बोलेगा भाई जा भाई। बट इसमें पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट है, आप वोट दे रहे हैं, आपके वोट से हाउस ऑफ कॉमन्स इलेक्ट हो रहे हैं, तो आपकी इन्वॉल्वमेंट है, मुबारक हो, यूनिक की बाइक आपकी भी। आगे बढ़ते हैं। स्टैच्यू लॉ कैन इन थ्योरी डील विद एनी प्रॉब्लम। इन थ्योरी में स्टैच्यू लॉ कहना चाह रहा है कि वो हर तरह के मसाइल को सॉल्व कर सकता है। स्टैच्यूज आर केयरफुली कंस्ट्रक्टेड कोड्स ऑफ लॉ। बहुत ध्यान से देखें ना, इतना लंबा प्रोसेस गया, बहुत ध्यान से ये प्रोसेस पूरा चलता है और बहुत ध्यान से इसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अ न्यू प्रॉब्लम इन सोसाइटी और सम अनवेलकम डेवलपमेंट इन केस लॉ कैन बी डेल्ट विथ बाय पासिंग एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। क्या कह रहा है, एक न्यू प्रॉब्लम अगर सोसाइटी में आ जाती है, कोई नई प्रॉब्लम आ जाती है या कोई अनवेलकम डेवलपमेंट आती है केस लॉ में, कोई ऐसी चीज़ जो चेंज नहीं होनी चाहिए थी बट बन जाती है, कोई ऐसी चीज़ जो नहीं बननी चाहिए थी बट वो बन जाती है, उसको कौन डील कर सकता है, उसको हम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, हमने पार्लियामेंट में एक एक्ट पास कर दिया, सारे लॉ वो सब ये जो हरकतें हो रही हैं सब छूट जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल माशरे में एक गंद आ गई कि फॉर एग्जाम्पल अचानक से किसी ने इंट्रोड्यूस किया ड्रिंक एंड ड्राइव। सही है, ड्रिंक एंड ड्राइव की मैं इसलिए एग्जाम्पल लेता हूँ, कॉमन है, सब जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्रिंक एंड ड्राइव की आ गई आपके पास, मसला आ गया माशरे में, पहली दफा कोई ड्रिंक एंड ड्राइव करते हुए पकड़ा गया, समझ नहीं आ रहा क्या करे, एक्ट पास कर दिया कि भाई आज से ड्राइविंग सेफ्टी एक्ट, फॉर एग्जांपल ड्राइविंग सेफ्टी एक्ट 2025 ये पास कर दिया गवर्नमेंट ने। अगर ये पास कर दिया और उसके अंदर लिख दिया कि भाई ड्रिंक एंड ड्राइव करने वाले के ऊपर ये जुर्माना, उसकी ये सजा है, तो ये मसला सॉल्व हो गया। ये मसला क्या हो गया, ग्रीन से लिख देते, ग्रीन से लगता है चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, ये मसला सॉल्व हो गया, ठीक हो गया, ये मसला सॉल्व हो गया। कैसे, हमने एक्ट पास कर दिया। तो इसी तरीके से कोई भी नया प्रॉब्लम सोसाइटी में होता है, उसका एक्ट पास कर दो, मसला हल हो जाएगा। कहना क्या चाह रहा है, स्टैच्यूज सर बल्कि बड़े बड़े होते हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं, लॉ की लैंग्वेज लिखी होती है, इतनी लंबी की जाती है, अपेंडिंग्स ये, एनेक्जर ये वगैरह वगैरह वगैरह, तो इस वजह से पढ़ने में हर किसी के बस की बात नहीं होती, बहुत ज़्यादा भारी पड़ते हैं ये। कह रहा है पार्लियामेंट ऑफन लैक्स टाइम टू कंसिडर ड्राफ्ट लेजिस्लेशन इन सफिशिएंट डिटेल। कभी अब इतने एक्ट है, इतने मसाइल है, हर किसी को बनाने में इतना टाइम लगता है और पार्लियामेंट के पास इतना टाइम होता नहीं, उनके अपने और भी काम होते हैं, तो इस वजह से हर लेजिस्लेशन में सफिशिएंट डिटेल डालना आसान काम नहीं होता, और सफिशिएंट डिटेल ना होने की वजह से अक्सर चीज़ें समझना मुश्किल हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अ सब्सटेंशियल स्टैच्यू कैन टेक अप अ लॉट ऑफ पार्लियामेंट्री। अगर एक कोई बड़ा मसला आया है, सब्सटेंशियल स्टैच्यू का क्या मतलब है, अगर एक कोई बड़ा मसला आ गया है, तो सर ये बहुत ज़्यादा टाइम खा जाएगा पार्लियामेंट का। क्या, बहुत ज़्यादा टाइम खा जाएगा पार्लियामेंट का अगर कोई सब्सटेंशियल स्टैच्यू आ गया। स्टैच्यू लॉ इज अ स्टेटमेंट ऑफ जनरल रूल्स, those who draft it cannot anticipate every individual case which में आ रहा है। क्या कह रहा है ये, अच्छा ये डिसएडवांटेज हम बता रहे हैं। एक तो क्या कि यार बहुत बड़ा होता है, दूसरा ये सही है बहुत बल्कि होता है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होता है, तो इस वजह से हर किसी के पढ़ने बस की बात नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है, पार्लियामेंट ऑफन लैक्स टाइम की कमी की वजह से पूरा नहीं कर पाते, तो इस वजह से समझना मुश्किल हो जाता है। तीसरी बात ये कि सब्सटेंशियल स्टैच्यू कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम, सही है ये हमने पढ़ लिया। हाँ, फिर कह रहा है कि अगर कोई बड़ा मसला आ जाए तो फिर उसके लिए पार्लियामेंट का बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाता है। फिर क्या कह रहा है, स्टैच्यू लॉ इज अ स्टेटमेंट ऑफ जनरल रूल्स की स्टेटमेंट है हर इंडिविजुअल की। देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंट आगे जा रहा है, यहाँ पे प्रेसिडेंट बाजी लेके चला गया कि यही, तभी तो वो कह रहा था कि लेजिस्लेशन से बेहतर वो इसलिए है कि वो रियल लाइफ केसेस डील कर सकता है। आप कमरे में बैठ के एक बड़ा लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, बट रियल लाइफ में इनफाइनाइट नंबर ऑफ केसेस हैं जो कि प्रेसिडेंट डील कर सकता है, बट लेजिस्लेशन उस हर केस को नहीं कवर कर सकता, वो सिर्फ एक जनरल सेट ऑफ रूल्स दे सकता है। उसके बाद फिर हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, विच इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से क्या समझ में आ रहा है, डेलीगेट कर देना किसी को
डेलीगेट कर देना, किसी को पकड़ा देना, किसी को काम दे देना, किसी को अपनी जगह वो काम आगे कर देना। फॉर एग्जाम्पल आपको अम्मी ने बोला कि बेटा पानी पिलो, रास्ते में छोटा भाई मिल गया, चल भाई अम्मी ने बोला है पानी पिला, आपने उसको डेलीगेट कर दिया। आपने क्या कर दिया, आपने उसको डेलीगेट कर दिया। इसी तरीके से लेजिस्लेशन बनाने का जब पार्लियामेंट के पास टाइम नहीं होता तो वो अपना ये काम लेजिस्लेशन बनाने का किसी को डेलीगेट कर देते हैं। किसको डेलीगेट करते हैं, पढ़ते हैं। टू सेव टाइम इन पार्लियामेंट, टाइम बचाने के लिए एक्ट यूजुअली कंटेन अ सेक्शन बाय विच पावर इज गिवन टू अ मिनिस्टर, a public body such as local authority to make subordinate or आप किसको दे सकते हैं, आप मिनिस्टर को दे सकते हैं, आप मिनिस्टर को दे सकते हैं, आप पब्लिक अथॉरिटी को दे सकते हैं, आप लोकल अथॉरिटी, आप पब्लिक बॉडी को दे सकते हैं विच इज लोकल अथॉरिटी टू मेक सबऑर्डिनेट और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। या तो लेजिस्लेशन का कोई सबऑर्डिनेट बना दो या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बना दो। हमने तुम्हें डेलीगेट कर दिया टास्क कि तुम लेजिस्लेशन बनाओ, तुम कोई लॉ बनाओ। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मीन्स, दूसरी लाइन पे आ गए हम, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मीन्स रूल्स ऑफ लॉ ऑफ इन अ डिटेल नेचर मेड बाय अ सबऑर्डिनेट बॉडी। सबऑर्डिनेट मतलब उसकी जगह अदला बदली में, टू होम द पावर टू डू सो हैज बीन गिवन बाय द स्टैच्यू। देखे बना सकते हैं बट एक शर्त पे कि आपको उसकी पावर दी गई हो, किसी स्टैच्यू ने, पार्लियामेंट ने आपको इसकी पावर दी गई हो कि आप बनाएं, तभी आप क्या कहते हैं एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बना सकते हैं। किन किन फॉर्म में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है, स्टैच्यूरी इंस्ट्रूमेंट्स में होता है। क्या कह रहा है, मिनिस्ट्रियल पावर आर एक्सरसाइज बाय स्टैच्यूरी इंस्ट्रूमेंट्स। स्टैच्यूरी इंस्ट्रूमेंट्स आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। वो एक इस तरह के स्टैच्यूरी इंस्ट्रूमेंट्स बनाते थे, लॉ के इंस्ट्रूमेंट बना देते हैं जिसके अंदर लेजिस्लेशन बनी हुई होती है। कौन बनाता है, मिनिस्टर्स बनाते हैं। लोकल अथॉरिटीज आर गिवन स्टैच्यूरी पावर्स टू मेक बायलॉज। बायलॉज बनाने के लिए कि भाई अपनी लोकल अथॉरिटी के रिलेटेड आपको जो लॉज बनाने हैं आप वो लॉज बना दो। आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग है, आपको बेहतर पता है किस किस तरह के लॉज बनने चाहिए अकॉर्डिंग टू योर अथॉरिटी, अकॉर्डिंग टू योर एनवायरमेंट, तो आप उस तरह के बायलॉज बना दो। रूल्स ऑफ कोर्ट, रूल्स ऑफ कोर्ट मे बी मेड बाय जुडिशरी टू कंट्रोल कोर्ट प्रोसीजर। जुडिशरी बना सकती है रूल्स ऑफ कोर्ट, जो जजेस होते हैं वो बना सकते हैं, किसके लिए, कंट्रोल कोर्ट का जो पूरा प्रोसीजर है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो देखिए जो जिस एनवायरनमेंट से वाकिफ होता है, तो पार्लियामेंट चाहती है कि हर वो बंदा जो जिस एनवायरनमेंट से वाकिफ हो वो हमसे बेहतर लॉज बना सकता है, बिकॉज ही इज लिविंग इन दैट एनवायरनमेंट। सो ही शुड मेक दैट एनवायरनमेंट, दैट अथॉरिटी, दैट पर्सन शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द लॉज ऑफ दैट एनवायरनमेंट। If that person is trustworthy enough, if that person is responsible enough, if that person is reliable enough कि उसके ऊपर आपकी हायर अथॉरिटी कोर्ट्स रिलाई कर सके फॉर हिम टू मेक अ लेजिस्लेशन, तो वो डेलीगेट कर देंगे उसे। प्रोफेशनल रेगुलेशंस कंसर्निंग सर्टेन ऑक्यूपेशंस सच एज लॉज कैन बी डेलीगेटेड टू ऑथराइज्ड बॉडी सच एज लॉ सोसाइटी। फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी प्रोफेशनल, अगर आप क्या बोलते हैं सी हैं, अब जैसे जो आई कैप है, देखें अब फॉर एग्जांपल ACC है, उनके अपने लॉज हैं, अब CA है उसके अपने लॉज हैं। जैसे CA है उसका आई कैप है, आई कैप को उन लोगों ने दिया हुआ है कि आप अपने लॉज खुद बनाएं फॉर रिगार्डिंग दिस क्वालिफिकेशन। तो आई कैप के अपने बाय लॉज हैं, सही है, जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है, जिनको CA स्टूडेंट को फॉलो करना पड़ता है। ACC के अपने लॉज हैं जो कि ACC है। तो ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हैं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये ACC है, ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हैं, ये डॉक्टर्स, इन सब के अपने लॉज हैं जो कि उन प्रोफेशनल ऑक्यूपेशंस को दिए हुए हैं, जो कि उन प्रोफेशनल हेड्स को दिए हुए हैं कि आप इसके लॉज बनाएं जो कि इस प्रोफेशन में फॉलो होंगे, सिंस यू हैव बेटर नॉलेज ऑफ दैट प्रोफेशन एज कम्पेयर टू अस। ठीक है, ये मैं बीइंग अ पार्लियामेंट बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऑर्डर्स इन काउंसिल, ऑर्डर्स इन काउंसिल में क्या कह रहा है, ऑर्डर्स इन काउंसिल में कह रहा है इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस द गवर्नमेंट में रिजॉर्ट टू इंट्रोड्यूसिंग लेजिस्लेशन थ्रू अ प्रिवी काउंसिल एज सर्कमवेंट्स नीड टू गो थ्रू फुल पार्लियामेंट्री। ऑर्डर्स इन काउंसिल के अगर एक बिल आया, अचानक से एक मसला आ गया, एक बिल आया, उसको अर्जेंटली पास करना है, अर्जेंटली पास करना है, तो गवर्नमेंट जाएगी प्रिवी काउंसिल के पास, प्रिवी काउंसिल के पास जो हमने पढ़ा था, जो एक मजीद हायर अथॉरिटी है, उसके पास जाएगी, उसको बोलेगी कि आप ये लॉ बनाएं और आप ये ऑर्डर दे दें कि ये लॉ आज से फॉलो होना चाहिए। काउंसिल ऑर्डर देगी। काउंसिल के ऑर्डर देने की खास बात ये कि ये सर्कमवेंट कर देगी। सर्कमवेंट का मतलब बताएं, सर्कमवेंट का मतलब होता है वो स्किप कर देगी, स्किप कर देगी द नीड टू गो थ्रू, जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, द नीड टू गो थ्रू द फुल पार्लियामेंट्री प्रोसेस को पूरा स्किप करके एक ऑर्डर आएगा काउंसिल की तरफ से कि लॉ बनना चाहिए और वो लॉ बन जाएगा। ये कब होगा, सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में, हर बार नहीं हो सकता, बहुत कम सर्कमस्टेंसेस में ऐसा होता है। अब एडवांटेजेस, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के, बात करते हैं फायदे की, बात करते हैं। सबसे पहले इट सेव्स टाइम, टाइम बचाता है। दूसरा, एज पार्लियामेंट डज नॉट हैव to examine matters of detail, सही है, पार्लियामेंट का टाइम बचता है। मच ऑफ द कंटेंट ऑफ द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज टेक्निकल
एंड इज बेटर वर्कड आउट इन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोफेशनल कमर्शियल। हमने क्या बात की थी कि सिंस वो उस रिलेटेड इंडस्ट्री, वो उस रिलेटेड प्रोफेशन के लोग, उस रिलेटेड इन्वायरमेंट के लोग वो चीज़ बनाते हैं, तो वो टेक्निकल टर्म्स में मच मोर बेटर होता है, क्योंकि वो पार्लियामेंट से बेहतर जानते हैं कि उनके प्रोफेशन में क्या चल रहा है, उनके इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है। इफ न्यू और ऑल्टर्ड रेगुलेशंस आर रिक्वायर्ड लेटर दे कैन बी इशूड विदाउट रेफरिंग बैक टू द पार्लियामेंट। अगर इस तरीके की रेगुलेशन अगर कोई इसी एक्ट से रिलेटेड, अगर कोई नई चीज़ आए, अगर कोई नई ऑल्टरेशन आए, अगर कोई ऑल्ट्रेशन आए या कोई एडिशन आए या कुछ आए, तो फिर इसके लिए आपको वापसी पार्लियामेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। सिंस वो लॉ ही आपने बनाया है, तो आप उसमें मजीद ऑल्ट्रेशन, मजीद चेंजेस विद टाइम विच आर नेसेसरी आप कर सकते हैं। द सिस्टम अलाउज द लॉ टू बी इनेक्टेड क्विकली। इसकी वजह से लॉ बहुत जल्दी इनेक्ट होता है, बहुत जल्दी ये उसमें आ जाता है, वर्किंग में आ जाता है। द डिसएडवांटेज ऑफ द सिस्टम आर एज फॉलोज। देयर आर मेनी कंसर्न्स ओवर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ पार्लियामेंट। इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड सिविल सर्विस स्टाफ effectively become the source of law rather than parliament, the actions of which are open to questioning and public scrutiny। अब क्या होता है, इसका पहला डिसएडवांटेज ये है कि पार्लियामेंट की अकाउंटेबिलिटी पे शक आ जाता है। देखिए, अगर एक जिम्मेदारी हमने पार्लियामेंट को दी हुई है, पार्लियामेंट वो जिम्मेदारी डेलीगेट कर रहा है मेंबर्स को और सिविल सर्विस लोकल अथॉरिटीज़ को। अगर इसमें कोई मसला आता है तो किसका गिरबान पकड़ेंगे, पार्लियामेंट का या इनका? पार्लियामेंट कहेगी मैंने तो बनाया ही नहीं था, इन्होंने बनाया था। ये कहेंगे कि हमें तो पार्लियामेंट ने डेलीगेट किया था। अब मसला ये है कि इसमें ये जो एक्शंस हैं ये ओपन हो जाएंगे पब्लिक स्क्रूटनी, और मतलब पब्लिक आके सवाल पूछने लगेगी कि भाई ये जो इन्होंने काम किया ये क्यों किया। क्योंकि देखिए, पार्लियामेंट के ऊपर कोई शक नहीं कर सकता, मगर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर शक हो सकता है और सिविल सर्विस लोकल अथॉरिटीज़ के ऊपर शक हो सकता है कि जो इन्होंने लॉज बनाए हैं इट इज़ स्पेसिफिक फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर इंडस्ट्री। उनको लोगों की ज़ात से फ़र्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ अपने मफाद से फ़र्क पड़ता है। तो पब्लिक क्वेश्चन करने आ सकती है। अगर ये जंजीर, अगर ये चेन, अगर ये चेन इन लोगों ने पार्लियामेंट अपने हाथ में ही रखे लॉ बनाने की, तो कोई सवाल ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट ऐसे ही लॉ बनाएगी जो सबके लिए फेयर हो। पार्लियामेंट का कहीं इंटरेस्ट नहीं है, किसी भी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, उसका तो मुल्क की फलाह बहबूद में इंटरेस्ट है। तो लेकिन अगर आप लोकल अथॉरिटीज़ वगैरह को देंगे, अगर आप किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री, स्पेसिफिक प्रोफेशन को देंगे, तो उनका इंटरेस्ट तो उनकी होगी ना। तो उनको सवाल किया जा सकता है। पार्लियामेंट स्क्रूटनी करता है, बट स्टिल एक पब्लिक के अंदर एक डर, एक शक पैदा हो सकता है इसकी वजह से, और पार्लियामेंट की अकाउंटेबिलिटी के ऊपर शक आ सकता है कि एक जो काम आपका था वो आप क्यों नहीं कर रहे। द सिस्टम इज unrepresentative in that some power is given to civil who are not democratically अच्छा, अब हमने क्या बात की, हमने यहाँ पे बात की थी, हमने इधर बात की थी कि इसका एक एडवांटेज ये है लेजिस्लेशन का कि हमारा इसमें इनपुट है। हमारे ओपिनियन की वजह से हम हर 5 साल में लोग बदल रहे हैं, इस वजह से ये लेजिस्लेशन बन रहा है। तो हम जिन बंदों को लाएंगे वो ही लेजिस्लेशन बनाएंगे, तो इसमें काफ़ी हद तक के हमारा इनपुट है। बट अगर ये लेजिस्लेशन डेलीगेट हो जाए, पार्लियामेंट लॉ बना ही नहीं रहा, तो हमने तो डेमोक्रेटिकली उस बंदे को सेलेक्ट ही नहीं किया, वो बंदा तो उधर ही था, पार्लियामेंट ने उसको डेलीगेट कर दिया, तो हमारा जो इनपुट था वो तो उसमें से खत्म ही हो गया। हमारा ओपिनियन, हमने ये सोचा था हम इस बंदे को लाएंगे, हमारे हक के बारे में बात करेंगे, हमारे फायदे के रिलेटेड ये लॉज बनाएगा, इसने डेलीगेट कर दिया किसी और बंदे को, तो हमारा तो फायदा वहीं धड़ा का धड़ा रह गया, हमारा तो इसमें कोई इनपुट ही नहीं हुआ। तो यही कहना चाह रहा है कि ये अनरिप्रेजेंटेटिव है सिस्टम, कि जो आप जिस के देखें, इन सम पावर इज गिवन टू सिविल सर्व हु आर नॉट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, मतलब रिप्रेजेंट किसी और बंदे को करना चाहिए था, रिप्रेजेंट कोई और कर रहा है जिसको किसी ने डेमोक्रेटिकली इलेक्ट किया ही नहीं, जिसको पब्लिक ने चुना ही नहीं। बिकॉज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कैन बी प्रोड्यूस इन लार्ज वॉल्यूम्स, ordinary members of parliament and public find it difficult to keep it up to date with development। क्योंकि डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में बनता है, बहुत ज़्यादा तादाद में बनता है, बहुत ज़्यादा तादाद में बनता है, इस वजह से बड़ा मुश्किल होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और लोकल पब्लिक के लिए, बहुत मुश्किल होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लोकल पब्लिक के लिए उसके अंदर चेंजेस करना, उसको अप टू डेट रखना। द डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन विच मे बी प्रोड्यूस्ड बाय वर्च्यू ऑफ वन स्टैच्यू कैन ग्रेटली कंफ्यूज यूजर्स। क्या कह रहा है कि
the different sorts of delegated legislation which may be produced by virtue of one statute can greatly confuse you. क्या कह रहा है कि different types of delegated legislation अगर एक ही सोर्स से बन रहा है, अगर एक ही सोर्स से बन रहा है, अगर एक ही सोर्स से बन रहा है, अगर एक ही लॉ से जनरेट हो रहा है, तो इसकी वजह से आम आवाम बहुत कंफ्यूज हो सकती है, आम आवाम बहुत कंफ्यूज हो सकती है, बिकॉज दे आर नॉट लॉ मेकिंग एक्सपर्ट्स, दे आर जस्ट एक्सपर्ट्स इन द रेलेवेंट फील्ड, सो इट मे एंड अप कंफ्यूजिंग द जनरल पब्लिक. अच्छा जी, अब हमने ये पढ़ लिया एडवांटेजेस क्या है कि हमारा टाइम बचता है, हमने टेक्निकलिटी उसकी बेहतर होती है, हम मज़ीद चेंजेस कर सकते हैं विदाउट रिफेरिंग इन बैक टू द पार्लियामेंट. हम तो और इन सब की वजह से ये काम बड़ा जल्दी होता है, इन सब की वजह से ये काम बड़ा जल्दी हो जाता है, ये लॉ बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट हो सकता है, ये लॉ बड़ी जल्दी इनैक्ट हो सकता है. डिसएडवांटेजेस क्या? अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, अकाउंटेबिलिटी शक में आ जाती पार्लियामेंट की. सही, अनरिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है ये, पब्लिक की रिप्रेजेंटेशन उसमें नज़र नहीं आ रही. उसके बाद बहुत लार्ज वॉल्यूम में बनता है, तो इस वजह से अप टू डेट रखना मुश्किल होता है, और इसकी वजह से और इस लॉ में और इस प्रोसेस की वजह से आवाम बहुत कंफ्यूज हो जाती है, बड़ा कंफ्यूजिंग प्रोसीजर है. सही है, आगे बढ़ते हैं. अब कह रहा है कि कंट्रोल कैसे रखती है पार्लियामेंट. कंट्रोल कैसे रखती है पार्लियामेंट? कंट्रोल ऐसे रखती है, कंट्रोल्स आर मेड टू इंश्योर दैट लॉज आर नॉट मेड अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट. कंट्रोल क्यों रखती है पार्लियामेंट? कंट्रोल इसलिए रखती है, पार्लियामेंट अच्छा कंट्रोल कौन रखता है? पार्लियामेंट और कोर्ट रखती है. सही है, दो पार्टीज हैं, दो एंटिटीज हैं जो कंट्रोल रखती हैं, दो एंटिटीज हैं जो कंट्रोल रखती हैं, एक कोर्ट, दूसरा पार्लियामेंट. दो एंटिटीज़ हैं जो कंट्रोल रखती हैं लेजिस्लेशन के बंदे पे, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बंदे पे. सही है, क्यों? ताकि इस तरह के जिनको हम डेलीगेट कर रहे हैं वो कोई ऐसी लेजिस्लेशन ना बना दे जो अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट हो. सही है, इसमें आपके सबसे पहला आता है कंट्रोल बाय कोर्ट. सही है, कंट्रोल बाय कोर्ट में वो क्या कह रहा है? कोर्ट हैज पावर टू कैंसिल डेलीगेटेड लेजिस्लेशन थ्रू जुडिशियल रिव्यू इफ इट एक्सीड्स इट्स पावर. कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर कोई डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अगर कोई पैदा होती है, कोई वजूद में आती है, तो वो उसके ऊपर जज एक रिव्यू पेश करेगा, वो रिव्यू करेगा उसका, और जहां उसको लगा कि वो अपनी पावर्स एक्सीड कर रहा है, वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है, वहां वो उस लेजिस्लेशन को कैंसिल करने की ताकत रखता है. सही है, जहां उसको लगा कि वो अपनी पावर्स एक्सीड कर रहा है, वो उसको अपनी कैंसिल करने की ताकत रखता है. उसके बाद दूसरा क्या है? कंट्रोल बाय पार्लियामेंट. कंट्रोल बाय पार्लियामेंट कह रहा है कि भाई तीन तरीके से पार्लियामेंट कंट्रोल करती है. नंबर 1 थ्रू पॉजिटिव रेजोल्यूशन के, या तो वो एग्री करते हैं कि हाँ ये सही है. नंबर 2 नेगेटिव रेजोल्यूशन कि अगर वो एक तो वो हाँ बोल दे कि हाँ ये सही है, इसको इशू कर दो. दूसरा ये नेगेटिव रेजोल्यूशन में ये होता है कि अगर विद इन 40 डेज अगर पार्लियामेंट डज नॉट शो डिसएग्रीमेंट, तो अगर 40 दिन के अंदर अगर पार्लियामेंट शो ही नहीं करेगी कोई डिसएग्रीमेंट, कोई ऑपोजिशन, कोई मसला, कोई मसाइल, कोई इशू, तो ये ऑटोमेटिकली ये रेजोल्यूशन इशू हो जाएगा. ये हमारी कहलाएगी नेगेटिव रेजोल्यूशन. और सबसे पहले पार्लियामेंट खुद अप्रूव करेगा. अगर वो कोई डिसअप्रूवल नहीं देता अगर उसने अप्रूव कर दिया तो पॉजिटिव रेजोल्यूशन. नहीं करता 40 दिन के अंदर, कोई डिसअप्रूवल भी नहीं कर रहा, ना कोई अप्रूवल कर रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव रेजोल्यूशन बन जाएगा. लास्ट आपके पास आता है स्क्रूटनी कमेटी. कह रहा है कि पार्लियामेंट ने स्क्रूटनी का मतलब चेक या रीचेक. स्क्रूटनी कमेटी के भाई कभी भी पार्लियामेंट को कोई लेजिस्लेशन रीचेक करना, उसने उसके लिए स्क्रूटनी कमेटी रखा है जो कि बैठ के ये चेक कर पाएगी कि भाई ये जो बना है ये सही बना है, ये सही से अप्लाई हो रहा है कि नहीं. उसको एक चेक एंड बैलेंस रखने के लिए उन्होंने रखा है. इन तीन तरीकों से पार्लियामेंट कंट्रोल लगता है अपने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ऊपर. और कोर्ट के पास सिर्फ एक तरीका है, समझ में आ रहा है सही है, नहीं समझ आ रहा कोर्ट कैंसिल कर देगा. ठीक हो गया. ये था हमारे पास लेजिस्लेशन का कॉन्सेप्ट और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कॉन्सेप्ट. हमने क्या पढ़ा? लेजिस्लेशन क्या होता है, कितनी तरह का होता है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर क्या होता है लेजिस्लेशन को इशू करने का, लेजिस्लेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं. हमने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का पढ़ा कि किस किस तरह की होती है, क्या उसके एडवांटेजेस, क्या डिसएडवांटेज और कैसे कंट्रोल रखा जाता है उसके ऊपर.
उम्मीद है मैं आपको ये सब समझा पाऊँ। अब इस चैप्टर का, अब इस स्पेसिफिक टॉपिक का जिसके अंदर 2 चैप्टर हमारे कवर होते हैं, जो 2 मेजर एलिमेंट्स कवर होते हैं, एक हमने पढ़ा कोर्ट सिस्टम, एक हमने पढ़ा सोर्सेज ऑफ लॉ। अब इस चैप्टर का इख्तिताम होने को आ गया है और एक छोटा सा पार्ट रह गया है उसका, ह्यूमन राइट्स का। ह्यूमन राइट्स का मैं आपको दिखा देता हूँ, वो एक छोटा सा पार्ट जो हमारा रह गया है, वो हमारा रह गया है ह्यूमन राइट्स का। ठीक है, ह्यूमन राइट्स एक्ट का हमारा ये छोटा सा पार्ट रह गया है। इस पार्ट को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। 10-15 मिनट का ये पार्ट होगा। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी किट सॉल्व करेंगे। हम पहले बीपीवी किट सॉल्व करेंगे, हम कैपलान करेंगे, हम स्टडी हब करेंगे। इन तीनों किट्स को सॉल्व करने के बाद इंशाल्लाह वी विल मूव ऑन टू अ नेक्स्ट चैप्टर which will be performance of obligation, the obligation law। मुझे पता है ये वाला चैप्टर काफ़ी ड्राई था, मुझे पता है ये वाला चैप्टर में आप काफ़ी बोर भी होंगे कि क्या रीडिंग, बिकॉज इसमें कुछ था नहीं। इसमें मैं आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं समझा सकता, इसमें मैं आपको ज़्यादा अपनी तरफ से चीज़ें नहीं बता सकता, बिकॉज इसमें प्योर सिर्फ लॉ की अंडरस्टैंडिंग है, ये प्योर थ्योरी बेस्ड, और ये सबसे ड्राई सब चैप्टर है अकॉर्डिंग टू मी पूरे सिलेबस का, लेजिस्लेशन वगैरह का। ये पूरा ये सबसे ड्राई चैप्टर है। बट अच्छी बात ये है कि आपने इस चैप्टर को गुजार लिया। अब हम कूदेंगे कॉन्ट्रैक्ट की दुनिया में। आफ्टर डूइंग द किट्स हम कूदेंगे ऑब्लिगेशंस की दुनिया में, जो कि बड़ा मजे का है, क्योंकि उसमें आपकी डेली लाइफ की एग्जांपल्स काम आ रही होंगी। उसमें आप समझेंगे कि ये जो आप डेली लाइफ कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं, इसमें कितनी बारीकियां होती हैं और कितनी बारीकियां आपको समझनी होंगी। तो खैर मैं ज़्यादा आपको पकाता नहीं हूँ, आगे बढ़ते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। उम्मीद है मैं आपको समझा पाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर देखिएगा, उसमें इंशाल्लाह हम किट सॉल्व करेंगे। उससे पहले छोटा सा हम ह्यूमन राइट्स का टॉपिक कवर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।